नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड के इतिहास को देखने वाले हैं और हमारा झारखंड के इतिहास का सीरीज चल रहा है जो कि जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड एसआई के साथ-साथ दिसंबर माह में आयोजित होने वाली एक्साइज कांस्टेबल एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सेशन है। लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और बिल्कुल नए कंटेंट और नए रंग रूप के साथ मैंने इस सेशन को लाने का प्रयास किया है। और इस सेशन के अंतर्गत आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल से लेकर के बौद्ध धर्म तक के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि झारखंड में किस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल से लेकर के बौद्ध धर्म तक ऐतिहासिक विकास का चरण रहा है। तो हम लोग सेशन को फटाफट प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि झारखंड की जब हम लोग बात करेंगे तो झारखंड अपना अनूठा प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ यहाँ की आदिवासी संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। और इन दोनों चीजों का यहाँ पे एक लंबा और अनूठा प्राचीन इतिहास यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो इस भूमि के साथ यहाँ निवास करने वाले जनजातियों की एक अनूठे संबंध को यह इतिहास दर्शाता है। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड के सर्वप्रथम उल्लेख की, तो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया ऐत्रेय ब्राह्मण में, ये ध्यान रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड शब्द का झारखंड का उल्लेख किया गया है। किस रूप में? तो पुंड्र और पुंड के रूप में उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का जो उल्लेख है वह पुंड और पुंड्र के रूप में किया गया है। और उस कालखंड से लेकर के आज तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति और परंपराएं हैं आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। और ये जो संस्कृति और परंपराएं हैं झारखंड को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। अब बात करते हैं झारखंड के इतिहास के समय रेखा की। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो झारखंड में प्रागैतिहासिक काल का विकास हम लोग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को देखते हैं। और इस कालखंड को हम लोग मूलतः पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके पश्चात हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल देखते हैं जो कि 3000 बीसी से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम लोग कहते हैं, जिसमें यहाँ की जनजातियों के द्वारा न केवल तांबा अपितु कांस्य धातु का प्रयोग पत्थरों के साथ में किया गया। इसके उपरांत जब हम लोग वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं या उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऐतिहासिक काल का प्रारंभ यहाँ से 1200 ईसा पूर्व से लेकर 600 बीसी तक के कालखंड को कहते हैं। और इस कालखंड में यहाँ पर लोहे का उपयोग प्रारंभ हो चुका था और व्यापारिक मार्गों के लिए यह क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि जो प्रागैतिहासिक काल के ऐतिहासिक स्रोत हैं उसके अवशेष केवल हमें प्राप्त होते हैं, वहां से किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। और इस कालखंड का जो संपूर्ण इतिहास है वह पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर करता है। इस दौरान हम लोग देखते हैं कि झारखंड में निवास करने वाले लोग पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते थे और इसी पर आधारित अपनी संस्कृति इन्होंने विकसित की थी। सबसे पहले अगर हम लोग प्रारंभिक पाषाण युग या पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो इसकी समय अवधि मानी गई है 25 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पत्थरों के औजार का उपयोग यहाँ के निवासियों के द्वारा किया जाता था, ये ध्यान रखिएगा। पत्थरों के विभिन्न औजारों का प्रयोग किया गया था। और इस कालखंड में यहाँ के लोगों का मूल व्यवसाय या मूल कार्य था शिकार और भोजन का संग्रहण करना। ये 2 कार्य यहाँ पे करते थे। कृषि कार्य का यहाँ पर विकास इस समय नहीं हुआ था। और मुख्य खोजों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर से हमें विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजार, जिसमें हम हस्त कुल्हाड़ी, हाथ से उपयोग किया जाने वाला एक्स, ब्लेड, खुरचनी और छेनी आदि का प्रयोग यहाँ के जनजातियों के द्वारा किया जाता था। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे तो हजारीबाग के इसको गांव में हमें गुफा चित्रों की प्राप्ति होती है जो कि काफी प्रसिद्ध है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और 1991 ईस्वी में यहाँ पर सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी। ये जो शैल चित्र या गुफा चित्र है ये 9000 बीसी से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 9000 बीसी तक के कालखंड के हैं, जो यहाँ पर निवास करने वाले जनजातियों के द्वारा बनाए गए हैं। इसमें अंतरिक्ष यान, नक्षत्र और भूल भुलैया के चित्र आदि शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त
करहरबारी और बरगुंडा में हमें तांबे के बर्तन और औजारों की प्राप्ति होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। करहरबाड़ी और बरगुंडा में तांबे के बर्तन और तांबे के औजारों की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड में प्रारंभिक पाषाण काल के अवशेषों के प्रमुख प्राप्ति स्थलों की, तो हमें हजारीबाग का इसको, तरैया, रहम और देहांगी, ये सभी हजारीबाग में है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अवशेषों की प्राप्ति स्थल है, ये ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत इसको की गुफा चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बगल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, बीच में घड़ा है और ये गुफाओं या कंदराओं में निवास कर रहे हैं। जब इनका खाली समय होता था, शिकार और भोजन संग्रहण के अतिरिक्त जब समय बचता था इन्हें, तो ये लोग इन गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी किया करते थे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो मिट्टी के बर्तन बनाना, प्राचीन शिल्प तकनीकों के दृश्य आदि यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, जिससे पता चलता है कि इस कालखंड में लोग मिट्टी के भी बर्तन बनाना जानते थे। गोदना की बात करेंगे तो हम लोग गोदना आदिवासी परंपराओं का चित्रण किया जाता था और ये प्राचीन काल से ही झारखंड में प्रचलित है और आज भी हम लोग विभिन्न जनजातीय समुदाय में देखते हैं कि गोदना गुदवाना अत्यंत ही प्रचलित है और ये महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। विवाह संस्कार के चित्र प्राप्त हुए हैं, सामाजिक समारोह के दृश्यों की प्राप्ति होती है और फसल कटाई के भी दृश्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि इस कालखंड में यहाँ पर आगे कालांतर में यहाँ पर कृषि गतिविधियां भी प्रारंभ हो गई थी। पुरापाषाण युग के जो प्रमुख स्थल है झारखंड में, उनमें से कुछ प्रमुख है पूर्वी और पश्चिमी श्रीभूमि में। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पुरापाषाण युग के प्रमुख स्थल झारखंड के किस जिले से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक प्राचीन मानव है जो कि गुफा की दीवार पे कुछ चित्रकारी कर रहे हैं। इसी प्रकार के चित्र हमें इसको की गुफाओं से प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो पूर्वी और पश्चिमी श्रीभूमि के प्रमुख स्थलों की बात करें तो बोरबिल, बरदा, ब्रिज, हिरजीहाटी और हरिंद्रुवी आदि प्रमुख स्थल है जहां से हमें पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति होती है। रांची क्षेत्र की बात करेंगे तो बरबे, बिंदा, डुबला बेड़ा, नवागांव, कांद्रा, नामकुम, सालगी और तुरंगरवे आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। सामान्य स्थलों में हमें अमयनगर, चाईबासा, दहीगढ़ा, धुरांगी, नरसिंहगढ़, जगन्नाथपुर, लोटा पहाड़ आदि प्रमुख स्थल है जहां से इस कालखंड के पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति होती है। पुरापाषाण काल के उपरांत हम लोग देखते हैं कि मध्य पाषाण युग का समय आता है, जिसे हम लोग मध्य पाषाण काल भी कहते हैं या इसे इंग्लिश में मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। ध्यान रखें, मेसोलिथिक एज है मध्य पाषाण काल। समय अवधि इसकी मानी गई है 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक के कालखंड को। और इस कालखंड में भी मनुष्यों ने पत्थरों का ही उपयोग किया, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मेसोलिथिक एज में जो पैलियोलिथिक एज था, पैलियोलिथिक एज से ज्यादा सूक्ष्म औजारों का निर्माण हुआ और ये जो माइक्रोलिथ से ये काफी ज्यादा परिष्कृत हो गए इस कालखंड में और यहीं पर हमें पशुपालन की शुरुआत दिखाई देती है। और बात करें अगर हम लोग मनुष्यों की, तो मनुष्यों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ता पहला पालतू जानवर था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मेसोलिथिक कालखंड जो है यह भोजन संग्रहण से लेकर हमारा प्रारंभिक खाद्य उत्पादन की ओर संक्रमण का काल इसे हम लोग मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ का मुख्य स्थलों की बात करेंगे तो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अतिरिक्त दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, हजारीबाग और रामगढ़ आदि से मेसोलिथिक एज के हमें विभिन्न प्रकार के अवशेषों की प्राप्ति होती है। अब आते हैं नवपाषाण काल में, तो यहाँ पर इसकी समय अवधि थी 6,000 बीसी से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक और इस कालखंड में कृषि और पशुपालन का विकास होता हुआ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उपकरण और तकनीक की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों का प्रयोग यहाँ के निवासियों के द्वारा किया गया। न केवल औजारों अपितु विभिन्न प्रकार के बर्तनों का जो उपयोग किया जा रहा था वो पॉलिश किए हुए थे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर से बोरमैन ने छोटा नागपुर से लगभग 12 प्रकार के नवपाषाण हस्त कुल्हाड़ियां प्राप्त की हैं जो कि पुरातात्विक अवशेष हैं नवपाषाण काल के। इससे हमें पता चलता है कि झारखंड में नवपाषाण काल का विकास हुआ था। सांस्कृतिक प्रगति की बात करेंगे तो यहाँ पर लोगों ने खाना पकाने के लिए आग का उपयोग करना सीख लिया था। साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन, झोपड़ियां और नावें बनाई जा रही थी। प्रमुख स्थलों की यदि हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा
यहाँ के जो प्रमुख स्थल थे नवपाषाण काल के जो स्थल हैं वो आपके हैं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, अनगढ़ा, बरतोला, चिरोंडी, कमदारा, कुंजला, मरणघट्टू, तमाड़, बरूदीन जो कि खूंटी जिला में है। ये प्रमुख स्थल है जहां से हमें नवपाषाणिक काल के अवशेषों की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो ताम्रपाषाण युग और कांस्य युगों की बात होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ताम्रपाषाण और कांस्य युग में इन दोनों धातुओं के अलावा पत्थरों का प्रयोग भी यहाँ पर आम जनजीवन में औजारों और विभिन्न प्रकार के हथियारों के रूप में किया जा रहा था। ताम्रपाषाण युग की बात करेंगे तो यह 3000 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के कालखंड को हम लोग झारखंड में ताम्रपाषाण युग के रूप में पहचान करते हैं। और तांबा का जो उपयोग है मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु है, ये ध्यान रखें। मनुष्यों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना सीखा था। और हजारीबाग के बहरागंडा में ध्यान रखिएगा, हजारीबाग के बहरागंडा में 9 तांबे की खानों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि किस स्थल से तांबों की खानों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, तो हजारीबाग के बहरागंडा से। इस कालखंड में झारखंड में निवास करने वाली असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजातियां जो थी वो तांबे को गलाया करते थे, उसका निष्कर्षण कर सकते थे, साथ ही साथ वो विभिन्न प्रकार के औजार भी बना सकते थे। झारखंड में सिंहभूम जो था वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का मुख्य केंद्र था, तो वो आपका सिंहभूम हो जाएगा। कांस्य युग की बात करेंगे तो 3300 बीसी से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक के कालखंड को झारखंड में कांस्य युग के रूप में दर्शाया गया है। और तांबे में टिन को मिला करके यहाँ पर कांस्य का निर्माण किया जाता था। और हम लोग अगर सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़े हैं तो सिंधु घाटी की सभ्यता में भी कांस्य का ही प्रयोग मूल रूप से किया जाता था। अब आते हैं लौह युग में। और लौह युग में झारखंड की जो धातु कर्म थी कि धातु कर्म की जो कला थी वह अपने उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच गई। और इसकी जो समय अवधि थी वह 1200 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक मानी जाती है। यहाँ पर तकनीकी उन्नति की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर पुनः वही असुर, बिरजिया, बिरहोर, लोहरा आदि जनजातियों ने उन्नत तरीके से लोहा गलाने की तकनीकों का विकास यहाँ पर इन्होंने कर लिया था। और इसके साक्ष्य में प्राप्त होते हैं दमिश्क की तलवारों में। दमिश्क की जो विश्व प्रसिद्ध तलवारें थी वो झारखंड से मंगाए गए लोहे से ही बनाई जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। और दमिश्क वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में आपका सीरिया की राजधानी दमिश्क है, जिसका वर्तमान नाम जो है वह दमास्कस है, ये ध्यान रखिएगा। व्यापार और प्रभाव की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड से जो लोहा था वो मेसोपोटामिया जैसे विदेशी देशों के साथ लोहे का व्यापार झारखंड के जनजातीय समुदाय करते थे। साथ ही साथ अगर हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जब हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मगध के पृष्ठीय प्रदेश में झारखंड स्थित था, जहां पर लोहे की खानें अवस्थित थी। और इसी लोहे की खानों से लोहा निकाल करके हम लोग देखते हैं कि जो मगध की सेना थी उसने लोहे के नए नए हथियारों का आविष्कार करना प्रारंभ किया और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। यहाँ पर अजात शत्रु के द्वारा उपयोग किए गए 2 महत्वपूर्ण शस्त्रों की बात कर सकते हैं आप लोग। एक था आपका रथ मूसल और एक था आपका महाशिला कंटक, ये ध्यान रखिएगा। महाशिला कंटक और रथ मूसल का प्रयोग अजात शत्रु के द्वारा बज्जी संघ पर विजय प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। और लोहे का प्रयोग करके इन विशाल हथियारों का निर्माण किया गया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्षेत्रीय शक्ति और आर्थिक विकास में झारखंड ने काफी महत्वपूर्ण योगदान प्राचीन काल से ही देना प्रारंभ कर दिया था। झारखंड की आदिवासी धातुकर्म विरासत की यदि हम लोग बात करेंगे तो असुर जनजाति सबसे सर्वप्रथम है जिसने न केवल लोहा अपितु तांबा, कांसा आदि धातुओं से विभिन्न प्रकार के औजार और हथियारों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था, यह ध्यान रखेगा। असुर जनजाति प्राचीन धातु कर्मी रहे हैं। ये तांबा, कांस्य और लोहा गलाने में इन्हें विशेषज्ञता और महारत हासिल थी। प्राचीन धातु कर्म परंपराओं के ये संरक्षक माने जाते हैं झारखंड में, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिरजिया जनजाति की बात करेंगे तो ये उन्नत धातु प्रसंस्करण तकनीकों का इन्होंने विकास किया।
और तांबे और कांस्य के औजार निर्माण में इन्होंने कुशलता प्राप्त की, महारत हासिल की थी। लोहरा और बिरहोर जनजाति की बात करेंगे तो ये लोहा को गलाने की उत्कृष्ट तकनीक का इन्होंने विकास किया था। साथ ही साथ क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में इन्होंने अपना योगदान दिया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि झारखंड के इतिहास, प्राचीन इतिहास में इसकी आदिवासी जनजातियों की तकनीकी प्रतिभा और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। साथ ही साथ पाषाण युग से लेकर के लौह युग तक इस क्षेत्र ने मानव सभ्यता के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं झारखंड के ऐतिहासिक काल की, और ऐतिहासिक कालखंडों की जब बात करते हैं तो ये वैदिक और उत्तर वैदिक काल से लेकर के बौद्ध धर्म तक ये ऐतिहासिक काल चला जाता है, क्योंकि इस कालखंड का इतिहास हमें लिखित रूप में प्राप्त हो जाता है। और प्रागैतिहासिक युग के बाद वह युग जहां का इतिहास लिखा हुआ है वह ऐतिहासिक युग के रूप में जाना जाता है। इसमें हम लोग झारखंड में वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय को शामिल करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे वैदिक काल और झारखंड की। यहाँ सबसे सर्वप्रथम उल्लेख हम लोग ऋग्वेद की कर देते हैं। ऋग्वेद में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया है, ये ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में झारखंड को किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यहाँ के प्रमुख निवासी थे असुर, खड़िया और बिरहोर। और वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, वैदिक साहित्य में झारखंड में निवास करने वाले जनजातियों को असुर कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात वैदिक काल का जब हम लोग विभाजन करते हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किक्कट नाम दशोनार्य कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। किक्कट नाम दशोनार्य ऋग्वैदिक काल में झारखंड को कहा गया है, या ऋग्वेद में यह नाम उल्लिखित हमें प्राप्त होता है। और इस कालखंड के लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे या शिकार से अपनी आजीविका चलाते थे। झारखंड की जनजातियां जो यहाँ पर निवास करती थी उन्हें प्राचीन काल में या ऋग्वेद में शिष्णु देवा कहा गया है, या लिंग पूजक के रूप में इन्हें जाना गया है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल की जब हम लोग बात करते हैं तो किक्कट प्रदेश कई छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जैसे हमारा मगध, अंग, पुंड्र, कलिंग आदि में विभाजित हो जाता है। और इस समय हम लोग देखते हैं कि लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा, और इसी लोहे के उपयोग के द्वारा कालांतर में मगध ने इस संपूर्ण क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इसके अतिरिक्त अमरनाथ दास की पुस्तक है अमरकोश, उसमें चाईबासा को श्रीवास नगर के रूप में उल्लिखित किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करेंगे तो उसमें चेरो, सवर और अन्य जनजातियां के विषय में कहा गया है कि ये मगध के क्षेत्र में निवास करती हैं। जब आर्यों ने किक्कट या मगध प्रदेश में अपना विस्तार किया, ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जो किक्कट कहा गया है वो मगध के लिए प्रयोग किया गया है, और मगध, झारखंड जो था उस कालखंड में मगध का ही हिस्सा हुआ करता था। तो किक्कट में जब विस्तार होता है आर्यों का, तो अधिकांश जनजातियां जो चेरो, सवर और अन्य जनजातियां थी उनका विस्थापन छोटानागपुर के पठार की ओर हो जाता है, और वे यहाँ पर निवास करने लगते हैं। अब बात करते हैं झारखंड में जैन धर्म की, तो ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म का जो विकास हुआ है ऋषभ देव से लेकर के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी तक इसका विकास हम लोग देखते हैं। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका फिर से पुनरुत्थान किया जाता है भगवान महावीर स्वामी के द्वारा, और उत्तरी भारत में जैन धर्म का विकास हम लोग देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये एआई के द्वारा ये बनाया गया ये पारसनाथ का एक छोटा सा चित्र है, ये ध्यान रखना है हमें। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखें, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो यहाँ पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था, जिसे हम लोग पार्श्वनाथ भी कहते हैं। यहाँ पर मधुवन बोल करके एक स्थल है जहां पर मेन टेम्पल बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और पारसनाथ पहाड़ी जो है यह पार्श्वनाथ के नाम पर ही रखी गई है, और इसे जैन धर्म के मक्का के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में हुए कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को जो निर्वाण की प्राप्ति हुई है वह इसी पारसनाथ की पहाड़ी पर प्राप्त हुई है। ऐसा जैन साहित्य से हमें प्राप्त होता है, यह जानकारी जैन साहित्य से हमें प्राप्त होती है। अब प्राचीन झारखंड में जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पुरुलिया जिला जनगणना पुस्तिका के अनुसार मानभूम का जो क्षेत्र, वर्तमान धनबाद का जो क्षेत्र है, वह प्राचीन झारखंड में
जैन धर्म का एक केंद्र था, जिसमें वर्तमान धनबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया गया था, जिसमें पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्र जैसे पुरुलिया और मान बाजार भी शामिल हैं। प्राचीन जैन ग्रंथ आचरांग सूक्त की बात करेंगे तो इसमें भगवान महावीर ने लाढ़ प्रदेश, ध्यान रखिएगा लाढ़ शब्द जो है वह राढ़ का विकृत रूप है और जिसका उपयोग झारखंड और बंगाल के क्षेत्र के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर कहा गया है आचरांग सूत्र में भगवान महावीर स्वामी ने लाढ़ प्रदेश की यात्रा की थी और अपनी समृद्ध विरासत के बावजूद झारखंड में जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म की तुलना में हालांकि सीमित रहा है, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि सिंहभूम में निवास करने वाले कुछ लोग थे, सिंहभूम में निवास करने वाले कुछ लोग थे जिन्हें कहा जाता था सरक, इन्हें सरक कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। और सरक शब्द जो है ये श्रावक शब्द का अपभ्रंश है और कहा जाता है कि जैन धर्म को गृहस्थ जीवन में रह करके मानने वाले लोगों को श्रावक कहा गया है और ये श्रावक जो थे ये सरक के रूप में इसका अपभ्रंश हो जाता है। झारखंड के प्रमुख जैन सांस्कृतिक स्थलों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हमारा दामोदर और कंसाई नदी की घाटियां, जहां से हमें जैन सांस्कृतिक अवशेषों की प्राप्ति होती है। बलरामपुर पारा कतरास धनबाद में है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैन स्मारकों की उपस्थिति है, यहाँ से जैन स्मारकों की प्राप्ति होती है। तेलकुप्पी भी जैन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अकबीरा पलमा से हमें कर्नल डाल्टन ने जैन मूर्तियों की खोज और जैन मंदिरों के अवशेष की खोज की थी, कर्नल डाल्टन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अकबीरा पलमा, कर्नल डाल्टन, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से जैन संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, मंदिरों के और मूर्तियों की खोज की गई है। कंसाई नदी क्षेत्र की बात करेंगे तो कंसाई नदी का जो क्षेत्र था ये मूल रूप से दिगंबर परंपरा की अनेक मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म के दो भाग हो गए थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला जाता है और मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ता है और जब भद्रबाहु कर्नाटक से लौट करके आता है तो स्थूल भद्र के साथ उसका विवाद होता है और इसी समय जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक आपका श्वेतांबर और दूसरा आपका दिगंबर। दक्षिण भारत में निवास करने वाले भद्रबाहु और उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए और जो स्थूल भद्र और उनके अनुयायी थे जो पाटलिपुत्र में रह गए थे वे श्वेतांबर कहलाए। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिया था। तो ध्यान रखिएगा कंसाई नदी का जो क्षेत्र है वो दिगंबर परंपरा के अंतर्गत आता है। वहीं बेनू सागर जो कि सिंहभूम में है आपका, यहाँ से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां खोजी गई है। साथ ही साथ यहाँ हमें ध्यान रखना है कोल्हुआ पर्वत चतरा, कोल्हुआ पर्वत चतरा में हमें जैन और बौद्ध मूर्तियां मिली है। ध्यान रखिएगा कि शीतलनाथ जो थे 10वें जैन तीर्थंकर, उन्हें यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है और 9 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां कोल्हुआ पहाड़ चतरा से प्राप्त हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोल्हुआ पहाड़। अब झारखंड में बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म के उदय की बात करेंगे तो इसके संस्थापक थे भगवान महात्मा बुद्ध और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका उत्तरी भारत या मूल रूप से हम लोग कहें कि बिहार में इसका विकास हम लोग देखते हैं। बुद्ध की यात्रा अगर हम लोग देखें तो बुद्ध ने मध्य देश में अपनी 45 वर्ष की यात्रा के दौरान झारखंड का भी दौरा किया था। सम्राट अशोक की बात करेंगे तो सम्राट अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर रक्षित को भेजा था। ध्यान रखिएगा उस समय वन जनजातियों को आटविक कहा जाता था, आटवी, और इस क्षेत्र को आटविक क्षेत्र कहा जाता था। तो आटविकों में धम्म के प्रसार के लिए अशोक ने रक्षित को भेजा था और कालांतर में हम लोग देखते हैं जब पाल वंश का शासन काल था तो उस कालखंड में झारखंड में वज्रयान शाखा का प्रचलन होता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक वज्रयान शाखा थी जिसमें तंत्र और मंत्र के कार्य किए जाते थे। तो इस शाखा का प्रचार प्रसार पालों के शासनकाल में हुआ और छिन्नमस्तिका मंदिर की यदि हम लोग बात करें जो वर्तमान रामगढ़ जिला में है और ये रजरप्पा है आपका, रजरप्पा आपका रामगढ़ जिले में है, यहाँ पर हम लोग बौद्ध वज्र योगिनी मंदिर का ही हिंदू रूपांतरण देखते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर का यदि हम लोग आर्किटेक्चर देखें तो ये कामरूप कामाख्या के मंदिर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, वहां से ही प्रेरित है ये मंदिर, ये ध्यान रखिएगा।
और इसके बाद अगर पुरातात्विक खोजों की बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित झारखंड में, तो सबसे पहले हमारा मूर्तिया गांव पलामू का नाम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। सांची के स्तूप के सिंह के समान सिंह सिर की मूर्ति यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, जो कि वर्तमान समय में रांची विश्वविद्यालय संग्रहालय में संरक्षित रखी गई है। इंपॉर्टेंट है मूर्तिया गांव पलामू, ध्यान रखिएगा इसे। करुआ गांव गढ़वा में है, यहाँ से एक बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है जिसका अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। सूर्य कुंड आपका हजारीबाग में है, यहाँ से पत्थर की बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सूर्य कुंड अपने गर्म तालाब के लिए, गर्म पानी के स्रोतों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बहोरनपुर हजारीबाग में है, यहाँ पर 12 वर्षीय बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जब बुद्ध 12 वर्ष के थे तो उस कालखंड की एक बौद्ध प्रतिमा यहाँ से हमें प्राप्त होती है। सीतागढ़ पर्वत हजारीबाग में है, यहाँ पर से हमें एक बौद्ध विहार और 4 बुद्ध प्रतिमाओं वाला एक स्तूप प्राप्त हुआ है। यहाँ ध्यान रखिएगा सीतागढ़ पर्वत जो है हजारीबाग में, यहाँ से मिले बौद्ध विहार की जानकारी हमें फाहियान के यात्रा वृतांत में प्राप्त होता है। और फाहियान का यात्रा वृतांत है फी को क्यू, ये ध्यान रखिएगा, फी को क्वी इसका यात्रा वृतांत है फाहियान का। और बुद्धपुर और दलमी जो कि धनबाद में है, ये ऐतिहासिक बौद्ध केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। अन्य खोजों की बात करेंगे तो बेलवादा खूंटी के पास में मौर्य ईंटों के साथ बौद्ध टीला और विहार की प्राप्ति हुई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जोन्हा प्रपात रांची के पास की बात करेंगे तो वहां पर ढलान के पास बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि गौतम धारा स्टेशन के काफी निकट है। कटुंगा आपका गुमला में है, कटुंगा गांव, वहां से चित्रित और पंजीकृत बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो अभी भी काफी ज्यादा असुरक्षित है, इसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है। भूला जो कि पटमदा जमशेदपुर के पास में है, वहां से कई खोजी गई बुद्ध की मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। ईचागढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर धर्म चक्र मुद्रा में महाश्री तारा की प्रतिमा प्राप्त होती है। और ध्यान रखिएगा महाश्री तारा जो थी ये आपका वज्रयान शाखा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और जो हमारे अन्य जैन संप्रदाय हैं इसकी पूजा पाठ करते हैं, मूल रूप से दिगंबर जो साधु थे, दिगंबर जैन मुनि जो हैं, वो महाश्री तारा की प्रतिमा की पूजा भी करते हैं। और वर्तमान में जो ईचागढ़ में महाश्री तारा की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उसे रांची संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया है 1984 में। राजमहल की बात करेंगे तो वहां पर कांकजोल है, और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा गंगा नदी के पास बौद्ध मूर्तियां खोजी गई हैं, जो कि राजमहल में है। कांकजोल राजमहल का ही प्राचीन नाम है। अब पतन की बात करेंगे कि आखिर झारखंड में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बंगाल या उस समय गौड़ के शासक के रूप में शशांक का विकास हुआ था, और शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। शशांक के द्वारा ही बौद्धों का उत्पीड़न किया गया, जिसने झारखंड के अनेक बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था, उसका विनाश कर दिया था। 10वीं शताब्दी ईस्वी तक की बात करेंगे तो यहाँ से हिंदू धर्म का प्रभुत्व फिर से स्थापित होने लगा, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इसके अतिरिक्त मध्य काल में हम लोग देखते हैं 1191 के पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1191 और 1192 के उपरांत हम लोग देखते हैं कि झारखंड में और विशेष रूप से बंगाल में मुस्लिम जो आक्रांता थे वो प्रवेश करते हैं, और ये झारखंड के रास्ते से होकर के ही ये लोग बंगाल गए थे। और उस समय बख्तियार खिलजी, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आज भी बिहार में आपका एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बख्तियारपुर। बख्तियार खिलजी के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है बंगाल जाने के क्रम में। और बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां सेन वंश के लक्ष्मण सेन का शासन था, ध्यान रखिएगा लक्ष्मण सेन के शासन काल में ही यह आक्रमण किया गया था। तो इन कारणों से हम लोग देखते हैं कि झारखंड में बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा। संरक्षण का अभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है, और यह क्षेत्र अन्य धार्मिक परंपराओं के प्रभाव में कालांतर में आ गया था, जिससे इस धर्म का यहाँ से पतन हो गया। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। उस सेशन में हम लोग नंद वंश से लेकर के हम लोग आगे हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।